सभी को जय श्री राम फैम कोचिंग में आपको स्वागत। आज जो है स्क्रूटनी फॉर्म भरना जानेंगे सीएचओ और एएनएम भर्ती का। सेम प्रोसेस संगणक में है, ऐसा कोई अलग नहीं है कि आपका अलग हो गया। कोई भी भर्ती में मान लीजिए जो ऑनलाइन राजस्थान में अभी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगी। तो वीडियो तो मैं जूनियर अकाउंटेंट वाला भी डाल सकता था इसमें, क्योंकि वही सेम प्रोसेस है, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट की बजाय आपके जो 2-3 बॉक्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। तो उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले खोलना सिखाऊंगा कैसे पोर्टल आपको खोलना है अपना। ओके, तो चलते हैं वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसका भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है दोनों, जैसे एक नर्सिंग का है और एक नॉन नर्सिंग का है, तो दोनों आप में एक में ज्वाइन हो जाना है जिस फील्ड से आप हैं। और टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना जरूरी है, कर लेना। सारे फॉर्मेट उसमें है, आपके काम आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों मिल जाते हैं। कोई लोग यार, कुछ लोग कमेंट करते हैं सर लिंक कहाँ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है यार, नॉर्मल सी बात है, और एक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको सारे लिंक मिलेंगे। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो मैंने बना दी है, जाकर देख लेना। और जो लाइव फोटो वाला इशू आ रहा है, सर ये जो लाइव फोटो है वो पहले अपडेट करने के बाद फॉर्म भरना है या पहले भरना है, ये क्या करना है? तो लाइव फोटो का लिंक आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, वो अलग सिस्टम है, अलग मैटर है, फॉर्म से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो फॉर्म आप पहले भरो बाद में भरो, इससे कोई मेल जोल इसका नहीं है। लाइव फोटो देखो, आपको मोबाइल नंबर पे लिंक मिलेगा, चाहे फॉर्म पहले भर दो या बाद में भर दो, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को खोलोगे तो एप्लीकेशन आईडी मांगेगा, वहां से नंबर से ओटीपी आएगा और लॉगिन हो जाओगे, और वहां से मोबाइल से ही लाइव फोटो अपडेट हो जाएगी। ओके, ये इतना काम तो हो गया। अब अपन चलेंगे पोर्टल पे, ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, वीडियो होने वाला है लंबा। एक चीज विनती और है कि सब्सक्राइब कर देना, अब इतना बड़ा वीडियो है और कंठ जाम हो जाएंगे बोलते बोलते, सब्सक्राइब करके जाना एक। तो यहाँ पे देखो, ये एसएसओ मैंने यहाँ पे लिखा है सीधा क्रोम ब्राउजर में। इसको ओपन करते हैं अपन एसएसओ पोर्टल को। तो यहाँ पे मैं एक कैंडिडेट जो है ये, यार मतलब पता नहीं आप लोग कैसे क्या है, कुछ लोग अपनी एसएसओ नहीं देते। अब मेरे पास इतने कैंडिडेट है सीएचओ एनएम के, क्या बताऊं, फिर भी लोग अपनी एसएसओ देने से डरते हैं। तो यहाँ पे अपन एसएसओ भरूंगा मैं, मुझे 2-3 भाइयों ने एसएसओ दी है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया भाई जिन्होंने दिया है। मैं यहाँ पे हाइड करूंगा डिटेल से एक बार उनकी। तो यहाँ पे ये हो गया, मैं इनका पासवर्ड दे देता हूँ। ओके, सो अब कैप्चा टाइप करते हैं। कैप्चा टाइप होने के बाद इसमें आपको सिंपल लॉगिन करना है। ओके, जैसे ये लॉगिन होता है पोर्टल, अब आगे देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये पोर्टल लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ये आपका एसएसओ पोर्टल है, सेम ऐसा मिलेगा। बीच वाला स्टेप मैंने इसलिए काटा है क्योंकि वो एसएसओ थी किसी की, और पर्सनल डाटा मैं लेना नहीं चाहता वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ये पोर्टल खुल गया। जैसे ये पोर्टल खुलेगा, माई रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको सामने दिया हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ये पेज खुलेगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस में यहाँ पे बहुत सारे नाम है, आप बोलेंगे कहाँ है सर? तो यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल है ये, इस पे आपको क्लिक करना है सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो सारा इंटरफेस आ जाता है। सारा खेल यहीं का है। और यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा, डिटेल्ड फोरम कम स्क्रूटनी। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिंक और आएगा जिस पे लिखा होगा अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे दो डाउट आते हैं कि सर इसको एक बार खोल लिया तो ये दोबारा नहीं भरा जाएगा क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप इसको कितनी बार भी खोल लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है बता देता हूँ। जैसे आपने इसमें 7 स्टेप है या 5 स्टेप है, 5 से 6 स्टेप हैं इसमें। तो आपने जैसे एक स्टेप फिलअप कर दिया सही तरह, और आप दूसरे स्टेप पे चले गए, तो आप पिछले वाले पे नहीं आ सकते। ये चीज ध्यान रखने वाली है। बाकी आप इसको 24 घंटे में भरो, 48 घंटे में भरो, 3 दिन में भरो, कोई मतलब नहीं है इस चीज का कि आप दोबारा नहीं खोल सकते। ठीक है, आप कितनी बार भी इसको खोल सकते हैं। तो मैं इस पे जो अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक टिक मार्क करना होगा आपको। टिक मार्क करने के बाद 1 मिनट, ओके कर दिया मैंने। ओके करके इस पे एक टिक मार्क करना है, और यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी एक बार। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं लिंक पे, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गई। अब आते हैं, अब इस पे ओके करते हैं, तो देखो ये पोर्टल खुल गया। ओके,
यही चीज है आपके जो मैं बता रहा था कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार, पाँच, छह, सात स्टेप है टोटल। सात स्टेप आपको फील करने होंगे। और आप बोलेंगे सर अटेस्टेशन फॉर्म तो हमने फिजिकल भरा था, तो ये कौन सा है? ये ऑनलाइन भी आपको एक भरना पड़ेगा, सेम वही चीज है जो आपने ऑफलाइन में भरी है। ओके। और जो आपने ऑफलाइन भरा है उसकी पीडीएफ आपकी यहाँ पे अपलोड होगी, जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाला ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो करना होगा। उसका डिटेल से वर्णन हम करेंगे, वीडियो में देखने वाले हैं पूरा। तो यहाँ पे कुछ चीजें तो आपको भरी हुई मिलेगी, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपकी भरी हुई चीजें हैं वो तो आपको भरी हुई मिलेगी, बाकी आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेप से। ये देखो, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे जो है, एक एक चीज ध्यान से देखना, कोई गलती ना हो जाए। तो ये जो चीजें हैं ये मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ कि इन्होंने भर रखी है जिनकी। तो भाई जिन्होंने भी ये अपनी मुझे एसएसओ दी है, ये मैं सोच रहा कि आपके यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है, इस डिटेल से कुछ नहीं होता, दिखने से कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। जो मेन थी वो आपकी एसएसओ थी जिसको मैंने हाइड कर दिया है, तो इसकी टेंशन मत लेना। यहाँ पे चीजें आसान हो जाती है, वो देखिए वो क्या है कि एक सेकंड यार, ये फिलअप करने वाला सिस्टम आ गया, कैंसिल करता हूँ मैं इसको। देखो यार, फिर से वही। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये जो बॉक्स हैं सारे, इनमें हिंदी में लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। हिंदी में लिखा जाता है। और जितने भी यहाँ पे बॉक्स, यार ये परेशान कर दिया इसने। देखो, अब यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं वो चीज देखिए। एक तो यहाँ पे पहला तो आता है पद कोड। पद कोड आपको क्या भरना है? ठीक है। तो पद कोड आपको यहाँ पे भरना है, वो है ये कि इसको छोड़ना है आपको खाली, कुछ नहीं करना। ओके। कुछ लोग पद कोड पूछेंगे तो उनको खाली छोड़ना है। अब आवेदक का पूरा नाम और इनके पिता का नाम और माता का नाम, ये चीजें आपको यहाँ पे भरनी होगी। ओके। तो यहाँ पे ये भर देना, नॉर्मल चीजें हैं। फिर आपकी जो विज्ञप्ति में निर्धारित एज है उसके अनुसार आपकी एज यहाँ पे आ जाएगी, वो एज आ गई। अब ये ऑटोमेटिक फील आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे फील नहीं है, वो ये बॉक्स हैं। पति या पत्नी आपके अगर हैं तो उनका नाम, विवाह तिथि आपको देनी होगी। और जो आपका ये पंजीयन संस्थान पूछा है और पंजीयन संख्या पूछी है, ये चीज क्या है? तो ये आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उस पर पंजीयन संख्या होती है और पंजीयन स्थान होता है। तो वो स्थान और सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे विवाह स्थान आपको देना होगा, वो मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि विवाह स्थान आपका कहाँ है। पंजीयन अधिकारी जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना के देता है, जो अधिकारी, वो उस अधिकारी का नाम वहां पे सिग्नेचर वगैरह होते हैं मैरिज सर्टिफिकेट पे, तो वो लिखा आ जाएगा। अब आती है अनुसूचित क्षेत्र विवरण। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्र के निवासी हैं आप तो यहाँ पे हाँ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये आपका ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगा आवेदन में, तो यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु आप नॉन टीएसपी में पद चयन चाहते हैं, तो आप इसको हाँ या ना में फिलअप कर सकते हैं, वरना सीधे रहने देंगे बॉक्स। यानी आप टीएसपी से हैं और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉन टीएसपी में, तो आप नॉन टीएसपी में जो यहाँ से है वो चेंज कर सकते हैं। ओके। संतान का विवरण आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, यदि आपके संतान है तो। जैसे इन्होंने अविवाहित लिखा है, इन्होंने कुछ दर्शाया नहीं है, तो इनका बॉक्स है वो खाली है, ये देखिए ब्लैंक बॉक्स है अविवाहित के लिए, तो यहाँ पे इनकी डिटेल्स नहीं आएगी। अब जो बात आती है कि इन्होंने ये ऑटोमेटिक फिलअप है सारा कुछ, इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक आपका मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। एक रिमार्क आता है, अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ यहाँ पे लिखना चाहें, बताना चाहें, जैसे ये आपका तहसील जिला बदला हुआ है, तो आप यहाँ पे वो बदली हुई चीज लिख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका जन्म स्थान, ये ऑटोमेटिक आपको लेना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। पत्र व्यवहार पता, ये आपको भरना पड़ेगा। जो पंक्ति खाली है या खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोगों को नंबर देने होते हैं तो वो नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ओके। बाकी पता ही है आपका, अगर आप भरना चाहें इसमें स्थायी पता, कुछ भी भरें, अपना पता लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के बाद अब आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो इस पे अपन चलेंगे, पर उससे पहले जो अपन क्या है, एक सब्सक्राइब कर लेना अपन को। तो इसके लिए क्या होगा कि अपन को जाना होगा गैलरी में, और गैलरी में मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं इस चीज के, क्योंकि अब इससे आगे मैं इस आईडी को खोल नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये डिटेल्स पहले भरूं तब दूसरा पोर्शन खुलेगा। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ, ये किसी और की एसएसओ है, तो मैं यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता भाई किसी की।
तो मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप है वो अपना आपको दिखाऊंगा, पूरी स्टेप दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, पर स्क्रीनशॉट से देखेंगे वो स्टेप अपन, ठीक है। तो चलिए उस पर चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप आपका है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला है, सेकंड स्टेप जो ऐसे खुलेगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लिया गया है। अब यहाँ पे जो मेंशन होगा वो ये कॉलम कटा हुआ है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपकी जैसे 10वीं है, फिर 12वीं है, फिर आपकी जैसे बीए के लिए है, बीएससी के लिए है, यानी आपकी जो अंडर ग्रेजुएशन है उसके लिए, और फिर आता है यूजी और पीजी है, फिर ऐसे करके आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको जो है फेच करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपके प्राप्तांक ये कुल वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर जो आपने आवेदन के समय फिलअप किए थे, और यहाँ पे आपके कोर्स की अवधि आपको भरनी होगी। टोटल कुल अंक जैसे आप भरेंगे कि 600 का पेपर था, उसमें से 452 नंबर मेरे आए, तो प्रतिशत ये आपके ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। फिर आपकी कोर्स की अवधि जैसे हमने यहाँ पे 10वीं मैंने बोला था 10वीं होगी, तो 10वीं की आप क्लिक टू फेच पे क्लिक करोगे तो 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा आपकी। फिर यहाँ पे महीने कितने थे, 12 महीने में होते हैं 10वीं, आपको पता है 12वीं भी। और यहाँ पे जो पीजी है वो अपनी यूजी है जैसे भी है वो 48 मंथ, जितनी आपकी 3 साल की थी, तो आप जैसे भी उनको डिवाइड करना चाहे वो वैसे कर दें। अब फिर आएगा कि जारी दिनांक। अब जारी दिनांक देखो वो लिखनी होती है जब आपका रिजल्ट आया, वो डेट आपको लास्ट रिजल्ट है, जैसे 10वीं का किस दिन आया, 12वीं का किस दिन आया। अब ये जो जारी दिनांक है, अब किसी किसी का मार्कशीट में जैसे लिखा है कि मेरी मार्कशीट है वो जैसे अपनी आती है जैसे जुलाई में, मान लीजिए जुलाई में आई कि जुलाई 2024 को मेरी मार्कशीट आई, लेकिन डेट प्रॉपर मेंशन नहीं है कि 25 जुलाई को आई या कब आई, तो उसमें आपको लिखना होगा 31 जुलाई, यानी लास्ट दिन महीने का लिखना है, चाहे 30 हो चाहे 31 हो। तो इन 2 दिनों में से वो एक दिन लिख देना, वो यहाँ पे डेट का इश्यू है तो किसी की, बाकी किसी किसी के होता है, किसी के नहीं होता। तो आपकी जो डेट उसमें दी गई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं दी गई तो आप महीने की लास्ट डेट लिख दें, महीना तो दिया ही मिलेगा, वो महीने की लास्ट डेट लिख दें। ओके। फिर आता है आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो, तो यहाँ पे आप उसकी पीडीएफ आपको देनी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सिर्फ दोनों तरफ से देनी है या एक तरफ से, आप दोनों तरफ से देना, ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको मार्कशीट की फोटो। तो ये डिटेल्स है, यहाँ पे जितनी भी आपकी मार्कशीट हो उनको एक पीडीएफ में इंक्लूड करना, ध्यान रखना 2 पीडीएफ नहीं चढ़ेगी, पीडीएफ एक ही चढ़ेगी, उन सबका एक ही पीडीएफ बनाना है, चाहे 4 मार्कशीट हो चाहे 8। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसी का ही है, पार्ट 2। तो ये वो चीज है कि आपके पास अगर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन उसकी सम्मिलित हुआ हो तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। और इंटर्नशिप वाला पोर्टल भी आपको ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं करना। ये यहाँ पे आपको आरएनसी वाला सिस्टम है ना, इस पे आपको क्लिक करना है और आरएनसी की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो आरएनसी की डिटेल में बता देता हूँ कैसे भरना है। संस्था का नाम राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देने होंगे वहां पे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें आरएन और आरएम 2 नंबर है, तो आपको आरएन नंबर देने हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। एक वो मिडवाइफरी नंबर होता है, ये मिडवाइफ नंबर, और एक आरएन नंबर होता है, अलग अलग होते हैं, आपको आरएन नंबर देना है। ओके। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन दिनांक देनी है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 2 डाउट आते हैं कि सर मेरा रिन्यूअल है तो क्या करूँ। रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल का यहाँ पे दीजिए डेट, आप पुराने वाले की फिर मत दीजिए। ओके, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा हुआ है वो यहाँ पे मान्य होगा, पहले वाला नहीं होगा। और फिर आता है कि विशेष विवरण, विशेष विवरण में आपको क्या लिखना है। तो विशेष विवरण में यहाँ पे राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग लिख सकते हैं, या अपने ओल्ड रजिस्ट्रेशन है उसकी दिनांक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पर हिंदी में लिखा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना, तो हिसाब से लिखना। मान्यता अवधि कितनी होगी, अब आपका जितना मान्यता है आरएनसी की वो आपको यहाँ पे देनी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे दोनों को मिला के देनी है, ओल्ड और न्यू वाले की, तो ऐसा नहीं है। जो आपका रिन्यूअल है या तो उसकी दो, या आप जो मतलब किसी का एक ही है, पहले का रिन्यूअल है ही नहीं, स्टार्टिंग में ही बनाए, तो आप उसकी अवधि दे दो। अवधि एक की देनी है, जितने महीने में है महीने में देनी है। अब आता है आपको यदि दंडित किया गया है परीक्षा में तो ये खाली रहेगा, किसी का नहीं भरा जाएगा। ओके। अब 3 नंबर आता है एक्सपीरियंस डिटेल का कॉलम। एक्सपीरियंस डिटेल आपको भरनी होती है। तो एक्सपीरियंस डिटेल के लिए मैं बता दूं, ये लगभग लगभग का खाली रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से कुछ भरना नहीं है। और जिसकी कोई भैया एक्सपीरियंस हो, किसी ने वर्क किया हो कहीं बढ़िया अच्छा खासा, जैसे नर्सिंग फील्ड में या कुछ और, तो वो यहाँ पे भर सकता है। उसका जैसे संस्था का नाम क्या है, कहाँ आपने कार्य किया, उसका पंजीयन नंबर क्या है, उसका विभाग का नाम क्या है, आपने
कितने महीने की आपकी जो है एक्सपीरियंस है, विशेष विवरण यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, या आपको ये ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल और देनी होगी, अतिरिक्त सूचना, जैसे ये जैसे पद का नाम क्या था आपके, आप जो है नियुक्ति अधिकारी का क्या नाम था, या उसका मतलब पद का नाम देना है आपको, नियुक्त करने वाले अधिकारी का क्या नाम, पद का नाम, और पद ग्रहण करने की दिनांक, पद छोड़ने की दिनांक, स्थायी है अस्थायी कैसे थे आप, और अपना वेतन दर्शाना है, यहाँ पे आपको कितनी तनख्वाह दी जाती थी। तो ये होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपना आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर, एक फोटो देना है, साइज आपको मेंशन किया गया है, बस यही चीज है दो। फिर आता है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये आएगा। ओके, तो भैया ध्यान से देखना, अब चीजें उल्ट पुल्ट होने वाली है, ये थोड़ा लंबा है एप्लीकेशन चेकलिस्ट वाला। देखो यहाँ पे जो चीजें हैं उनको ध्यान से समझना है एक एक चीज को। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के स्रोतानुरूप है या उससे भिन्न तो समकक्ष है। जैसे एएनएम की कैंडिडेट है तो उन्होंने एएनएम की डिग्री कर रखी है ना, तभी तो आप पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप सर्वथानुरूप रखेंगे। और जो अपने सीएचओ के हैं, उन्होंने जैसे बीएससी नर्सिंग किया है तो आप यहाँ पे सर्वथा अनुरूप रखेंगे। जैसे उनके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, आप उसी क्वालिफिकेशन के अनुसार एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकेंगे। यानी आपकी कोई और डिग्री है इसके समकक्ष है, कि मतलब इसकी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री नहीं है, तो आप इसके उसके भिन्न, उससे भिन्न किंतु समकक्ष लिखेंगे, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, कोई चीज ना समझ आए पूछ लेना, गलत मत पढ़ देना। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो है आवेदन की अंतिम तिथि, यानी जैसे आपने सीएचओ का फॉर्म भरा जुलाई में 2022 में, तो आपने 22 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था या नहीं, ये चीज मांग रहा है कि आपका जो हमारी बीएससी नर्सिंग हो रही थी वो आपकी कंप्लीट हो गई थी या नहीं। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, यदि नहीं हुई है तो आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपने कर ली है तो आपको यहाँ पे टिक रखना है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आ गए। अब आता है यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी, तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष तक के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, ये चीजें पूछती है। यानी मान लीजिए आपकी आवेदन तिथि थी 22 जुलाई, मानना है जस्ट मैंने 22 जुलाई 2022, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लास्ट तिथि थी मान लीजिए आपकी, तो आपका जो बीएससी का कोर्स चल रहा था या एएनएम का चल रहा था, तो उसका लास्ट एग्जाम जो है वो आपका जो है हो गया था क्या इस डेट से पहले आवेदन से, ये चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसमें जो भी आपका ऑप्शन टिक हो वो कर देना, सम्मिलित हुए थे या नहीं हुए थे। अब 4 नंबर पॉइंट है डी, क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई है। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक आयोग की परीक्षा की तिथि उत्तीर्ण कर ली गई है, यानी आपने परीक्षा डेट तक, ये अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आपने सीएचओ के एग्जाम से पहले कंप्लीट की ली या नहीं कर ली, यानी मतलब आपका रिजल्ट उस तक पहले आ चुका है या नहीं हो चुका, तो हाँ, तभी तो आप इस परीक्षा में अपनी कर रखी है, तो परीक्षा तिथि तक उत्तीर्ण आपका आएगा, क्योंकि वरना आप अगर बाद में हो तो वो आप एलिजिबल ही नहीं हो इस चीज के लिए। इंटरव्यू वाला यही सेम इंटरव्यू में करना है आपको, इस पे ही क्लिक रखना है, इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है। ओके, तो ये चीजें थी। अब नेक्स्ट है इसी का पोर्शन है ये मैं सोचना अलग चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये मेन पॉइंट है सबके लिए, ये चीज ध्यान रखें। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं कि आपने जो है जैसे आप जनरल में भर दिया फॉर्म, लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस है, तो यहाँ पे आपको ये चीज मेंशन करनी होगी कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र जिस श्रेणी में भरा था, क्या आप उसी श्रेणी में अब भी बिलोंग करते हैं या नहीं करते, या उससे भिन्न श्रेणी आपकी है। तो यदि आप उसी श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं, यानी फॉर्म भर रहे हैं, तो उसी श्रेणी में लिखेंगे, वरना आपको भिन्न श्रेणी में यहाँ पे टिक करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है बी, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है
तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ है। इस चीज का ध्यान रखना कि किसी के पास जैसे कोई बोलेगा मैं फॉर्म भरने से पहले तो सर जनरल में था, लेकिन बाद में क्या हुआ मैं ईडब्ल्यूएस में आ गया। तो आपको यहाँ पे वो लिखना होगा कि आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आप जो है उस श्रेणी में आ चुके थे या बाद में आए हैं, तो यहाँ पे बाद वाले पे क्लिक करना है। अगर कोई बाद में आए पहले था तो पहले से पे क्लिक रखना है। अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है ही नहीं और ना आया तो दोनों को आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना। सी पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है क्या वह राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यानी आप राजस्थान का मूल निवास दे रहे हो या नहीं दे रहे, इसमें आपको क्लिक करना होगा। टीएसपी एरिया के निवास, यदि आप टीएसपी एरिया से हैं तो हाँ करेंगे, वरना आप इसको खाली छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना। ओके। और यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी आरक्षित श्रेणी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यानी आप यदि SC ST के हैं, जैसे बाहर से किसी हरियाणा स्टेट से हैं, तो आपने SC ST होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है क्या हरियाणा का। मान लीजिए हरियाणा, मैंने एक ओपन दिया कि हरियाणा का कोई आदमी है, वो अपने राजस्थान से फॉर्म भर रहा है, तो वो वहाँ यदि SC ST का है तो वो अपने जनरल में होता है, राजस्थान में जनरली। पर आप यदि SC ST का वहां पे दे रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हाँ आप प्रस्तुत कर रहे हो या नहीं कर रहे। ओके। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, वही चल रहा है जो अपना डिटेल्स वाला पोर्शन था वही। यदि चेकलिस्ट वाला, यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है तो अभ्यर्थी उसकी अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किया है उससे पहले, यानी कोई अनुभव आपसे मांग रहा है तो आपने वो अनुभव प्राप्त कर लिया था पहले या बाद में किया है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। तो ये अनुभव संबंधी है, मेरे हिसाब से ये कट रहेगा, आपको कुछ नहीं करना इसमें। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति अगर फिर भी कोई है तो अपने हिसाब से इसको पढ़ के कर लेना। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति निर्धारित आयु क्या है, यानी आपकी जो विज्ञप्ति है उससे निर्धारित आयु, जैसे आपकी ये फॉर्म भरते टाइम पहले वहां पे आ गई थी ना, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था उसमें लिखा हुआ था आपकी आयु, वही आयु यहाँ पे मेंशन है और मेंशन करनी होगी आपको। आपको न्यूनतम आयु यहाँ पे 21 से 40 वर्ष आपकी नॉर्मल न्यूनतम आयु होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे एएनएम में कुछ 18 साल वाले भी हैं, तो भैया आपको यहाँ पे 18 से 40 नहीं लिखना है, जो विज्ञप्ति में एज निर्धारित की गई है वही एज आपको यहाँ पे भरनी है। ये चीज ध्यान, विज्ञप्ति में अगर 21 से 40 मांगी है तो आप इसे 21 से 40 रखेंगे, आप इसे नहीं ला सकते। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है छूट के लिए, ये पोर्टल आपका पूरा का पूरा छूट के लिए। यदि आपने कोई मतलब मान लीजिए कि कोई छूट चाहते हैं आप एज में छूट के लिए है, यानी किसी को जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो उनको 5 साल की छूट है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, लेना चाहते हैं तो छूट। बाकी आपकी एज अगर 21 से 40 के बीच में है तो आपको छूट की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसको एंटिक रखेंगे, सारे को किसी को नहीं करना। लेकिन कोई चाहता है कि मेरी उम्र ज्यादा है, मैं छूट लेना चाहता हूँ, मैं इस श्रेणी में आता हूँ, तो उस श्रेणी के सामने टिक कर देना। अब ये कितने पॉइंट है टोटल वो मैं दिखाऊं तो ये 1 से स्टार्ट है, देखते जाना अब। और यहाँ पे है फिर 6 7 15 तक है, 15 के बाद यहाँ पे आता है 16 17 18, टोटल यहाँ पे 18 पॉइंट है। तो 18 पॉइंट में आपको आपकी श्रेणी का जरूर मिलेगा, ठीक है, जो भी होगा उसके सामने आपको टिक कर देना है। एक दो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, तो हम पिछले पोर्टल पर चलते हैं। जैसे जनरल की महिला है उनको 5 साल की छूट है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे अगर आपको चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग की महिला है उनको 10 साल की छूट है, यहाँ पे टिक करेंगे। तो कुल ऐसे करके आपको ये जो है वो काम करना होगा। अब बात आती है इसके बाद अपनी जो है नेक्स्ट पॉइंट की, वो पॉइंट है ये क्वालिफिकेशन डिटेल वाला। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। तो दूसरे स्क्रीनशॉट पे चलेंगे अपन, ये छोड़ना क्योंकि ये जेएनएम भर्ती का लिया गया स्क्रीनशॉट है। उससे आपका क्या है कि क्षेत्रों में 1 2 बॉक्स यहाँ पे अलग आए हैं, वो उन बॉक्स की डिटेल्स मैं दूंगा। और हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट बताए तो इनमें भी 1 2 बॉक्स एक्स्ट्रा आए हो सकते हैं, तो वो आप अगर ना समझ आए तो पूछ लेना, बाकी मैंने मेरे हिसाब से बता दिया है, वो लगभग सेम ही है। बस ये जो चीज़ है क्वालिफिकेशन डिटेल वाली ये थोड़ी बदली है, तो अपन उस पर चलते हैं जो अब की बार है। ओके। तो ये है वो क्वालिफिकेशन जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो पोर्टल। तो ये ऐसे खुलेगा, यहाँ पे आपको सीधी सी बात है क्या क्या भरना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए
ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनके सामने एक बॉक्स है वो कट है, संलग्न संख्या के बाद वाला। यहाँ पे एक बॉक्स और होगा जिसमें आपको लिखा होगा कि चूज फाइल, यानी आपको यहाँ पे वो फाइल्स देनी है जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। तो ये पोर्टल आपको एक अलग से मिलेगा, वो ध्यान कर लेना। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ पहले पॉइंट में क्या है। आपको डिग्री देनी है सेकेंडरी की, यानी आपके मार्क्स जो मार्कशीट है 10वीं की और 12वीं की, यहाँ पे देखिए उनका प्रमाण पत्र देना होता है। तो 2009 से पहले जो मार्कशीट की उनका प्रमाण पत्र अलग आता था, लेकिन अब वाले में नहीं है। तो आप यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना चाहें तो मार्कशीट अपलोड कर देना सीधी ही, 2009 के बाद वाले जो है सीधी मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। जारी क्रमांक जारी दिनांक लिख देना। संलग्न संख्या जैसे मार्कशीट में आप एक ही मार्कशीट दे रहे हो, एक आ गई। और जैसे अब बात करते हैं उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक की, तो स्नातक की डिग्री जिसने की है, बीएससी वगैरह कर रखी है आपने, सीएचओ या एएनएम में जो भी है, तो आप यहाँ पे वो देंगे डिग्री। और यहाँ पे आपको संलग्न संख्या देनी होगी। अब उसकी संलग्न संख्या मान लीजिए एक है डिग्री, तो एक देनी है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो है हमारी मार्कशीट देनी है। मार्कशीट आप पहले दे चुके हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जो सेकंड ऑप्शन था वो मार्कशीट का देने का ही था आपका, डिग्री आपको यहाँ पे देनी होगी, उपाधि। ठीक है, तो वो डिग्री आपको यहाँ पे मेंशन करनी है प्रॉपर। ऐसे ही आ गया आपका 4 नंबर पॉइंट, अधिस्नातक की पीजी की डिग्री। संलग्न संख्या जितनी आपने मतलब पेज अपलोड किए हैं, जैसे एक पेज किया है तो एक, जैसे मार्कशीट मान लीजिए हम 2 देते हैं तो 2 संलग्न संख्या हो जाती है। तो वो चीज़ आप जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं वो उनकी संलग्न संख्या है, तो वो भर देना। और आगे एक पॉइंट मिलेगा चूज फाइल का, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा आगे। देखिए अब आता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र कौन से हैं, ध्यान रखना। चरित्र प्रमाण पत्र आपका जैसे एक तो मिलेगा आपको गजेटेड ऑफिस और एक मिलेगा आपको कॉलेज वाला। तो जो अंतिम सेक्शन के संस्थान वाला आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना है वो तो आपको यहाँ देना है 5 नंबर पॉइंट में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अंतिम का नहीं है मेरे पास, तो 12वीं का है। जो है वो लगा दो यार। अब कोई बोलेगा मेरे पास नॉन रेगुलर का है, नॉन रेगुलर का लगा दो, पर लगाना जरूरी है, उसे मत भूल जाना। वैसे यहाँ पे तो नहीं लिखा है कि आपको रेड स्टार दिया है कि आपको लगाना ही मस्ट है, ऐसे नहीं है। आप मत लगाओ, पर आपको डॉक्यूमेंट में मांग रखा है तो ये चीज आपको लगानी पड़ेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी आपको देनी होगी यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अगर आपको एनओसी नहीं मिली है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। मूल निवास आपको यहाँ पे देना है। जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, उनका जारी क्रमांक जारी दिनांक संलग्न संख्या, जैसे जाति तो एक ही होता है तो एक आ जाएगा यहाँ पे। और यदि आप 2 जाति दे रहे हैं, जैसे एक पुराना दे रहे हैं एक नया दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 जाति 2 संलग्न संख्या हो जाएगी। तो वो चीज़ है। अब आ गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी कि जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म फिजिकल भरा है ना, वो आपको अब यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब आप बोलेंगे सर इसकी जो है वो रजिस्टर संख्या क्या भरे, उस पर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आप 0 0 0 5 6 0 भर दो, बस काम चल जाएगा। नन रखना है इसको, ठीक है। और आगे आता है कि जारी डेट आपको क्या लिखनी है, जो आपने फॉर्म भरा वो डेट लिख देना। यहाँ पे टेस्ट फॉर्म जिस डेट को भरा वो डेट मेंशन कर देना। अब आता है 2.5 लाख वाला आय प्रमाण पत्र। अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ मांग रखा है तो जरूरी है क्या। जी जरूरी नहीं है, जरूरी वही चीज़ है जिसपे ये रेड मार्क लगा है, तो यहाँ पे नहीं लगा, ये जरूरी नहीं है। इस पे आप जिनकी 2.5 लाख से आय कम है वही भरे इसको। डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र, अब ये जो डिप्लोमा धारक है ये किस लिए है, ओके। तो ये डिप्लोमा है, अगर किसी ने कुछ कोई डिप्लोमा किया है विशेष, तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कोई RSCIT करे हुए हैं, जैसे संगणक में आता है कि RSCIT कर रखी है आपने, तो वो दे सकते हैं। बाकी आपने CHONM से है कुछ नहीं किया है कोई डिप्लोमा वगैरह, तो यहाँ पे आप रहने दे सकते हैं इसको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर मैंने तो जैसे ANM का है, ANM का मेरे पास उपाधि है, डिग्री है, तो आप यहाँ पे वो ANM की डिग्री डाल सकते हैं। लेकिन बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास ANM की डिग्री है, बाकी के पास ANM की मार्कशीट, तो वो आपकी वहां मिल जाएगी, उसमें आपको और कुछ नहीं करना। यदि किसी के पास है तो वो यहाँ पे डाल दो। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सबको पता है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डालना है। और हस्तलिखित वाला जो आपने हैंड रिटन फॉर्म भरा था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और दिनांक आपको जिस दिन भरा वो डालनी है, और नंबर यहाँ पे आपको 0 0 कर देना है, उस पर नहीं लिखा होगा साइड। और शपथ पत्र आ गया। अब ये जरूरी है दोनों। शपथ पत्र से क्या मतलब है आपका, शपथ पत्र यदि आप किसी चीज के लिए लगा रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जितने भी आपके शपथ पत्र होंगे वो सारे आप यहाँ पे लगा दीजिए।
जाति शपथ पत्र यानी जाति का शपथ पत्र है वो आपको अलग से बॉक्स मिल रहा है तो आप यहाँ पे लगाएं। बच्चों का घोषणा पत्र यानी बच्चों के लिए संतान वाला जो एफिडेविट बनाया है वो यहाँ पे लगाएं। अब कुछ लोग जो अविवाहित है उन्होंने संतान का सारों का एक ही बना लिया है तो वो जो है वो एक ही अपना यहाँ पे लगा दें और दूसरा यहाँ पे दहेज धूम्रपान है उसमें भी लगा दें, सेम लगा दें। लेकिन जिनका अलग अलग है मैंने लगभग को यही कराया कि बच्चों का अलग बना लो, दहेज धूम्रपान का अलग बना लो, तो वो अलग अलग भर देना। जिनका एक है सेम वो सेम भर देना। और जो अपने भाई बंधु हैं जैसे मैरिड वाले उनको क्या करना है, उनके सारे ही अलग अलग हैं। तो बच्चों का तो बच्चों वाला में आ जाएगा, दहेज और धूम्रपान का उनका अलग अलग है, लेकिन आपको एक ही पीडीएफ में दोनों अपलोड कर देते हैं। संलग्न संख्या 2 लिख देनी है, ऐसे करना है। 3 है तो 3 संलग्न संख्या लिख दो और एक ही पीडीएफ में अपलोड कर दो उसको। अब आता है 18 नंबर पॉइंट कि सर 18 नंबर पॉइंट में क्या आएगा। तो ये चीज मेन है। देखो, दो राजपत्रित अधिकारी वाले जो हमने बनाए थे, जो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे देने होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र, तो दोनों दे देना। यहाँ पे दिनांक जिस दिन वो आपने भरा वो दिनांक दे देना। नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 00 लिख देना। बाकी आप संलग्न संख्या जैसे 2 लगा रहे हो तो 2 लिखना। अंतिम संस्थान फिर उसकी यहाँ पे चूजन फाइल मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ अपलोड कर देना। धोखाधड़ी का घोषणा पत्र यहाँ पे देना होगा, यानी ये जो आपका कुटरचित वाला जो है एफिडेविट वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे अब वो कुटरचित वाला जो है वो आप डाल तो शपथ पत्र में भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इस पे रेड टिक नहीं दिया लेकिन इस पे है, मतलब आप डाल तो यहाँ भी सकते हैं और यहाँ भी सकते हैं। तो आप धोखाधड़ी वाले में डाल दीजिए, इससे कोई इश्यू नहीं आने वाला, क्योंकि ये अलग से बॉक्स है। तो आप यहाँ पे डालिए शपथ पत्र में, आप और शपथ पत्र डाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी देखो, ये चीज है वो जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये वाला। इसमें जो अलग से बॉक्स था ना चूजन फाइल का, वो दिख नहीं रहा था, तो इसमें दिख रहा है वो। देखो, ये तो हो गया जैसे अंतिम संस्थान का जारी चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है, ओके। तो ये संगणक का है, अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है, मैं ले जाएगा, वैसे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चूजन फाइल, ये वो ऑप्शन है सेकंड वाला, सॉरी। तो अपन इसे एक बार क्लोज रखेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट वगैरह, यहाँ पे संलग्न संख्या, यहाँ पे चूजन फाइल का ऑप्शन है, यही सेम चीज है इसमें। तो वैसे ही करना है, इसको कर लेना, भर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है मेन है, पॉइंट समझ आना चाहिए आपके। भर तो आप अपने आप ही लेते हो, मुझे पता है, ये मित्र वाला भी इतना जानकार है, सबको पता है। मेन है ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, इनमें क्या क्या भरना है। तो अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, और एक चरित्र प्रमाण पत्र वहां भी था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कौन सा भरे अपन, तो भाई ये नेसेसरी दिया गया है, तो आप यहाँ पे वो चरित्र प्रमाण पत्र जरूर भरें। यदि आपने वहां भर दिया है जो चरित्र प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपने, सॉरी एक मिनट चेक करते हैं। 5 नंबर पॉइंट था ना वो शायद, ये रहा चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपके पास और कोई चरित्र प्रमाण पत्र है तो 12वीं तक का, तो आप यहाँ पे दे दें। और जो अपना लास्ट का है वो आप यहाँ पे दे देंगे। ये लास्ट वाला जरूरी है, ये चीज ध्यान रखा, और ध्यान रखें जरूर इस बात का, लास्ट वाला बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी तो है, लेकिन आपको ये अगर ऊपर डाल दिया तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखें। जैसे मैंने ये पिछली पोस्ट दिखाई थी, ये वही सेम चीज है। तो यहाँ पे 19 नंबर वही पॉइंट है आपका, और वही आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्रमांक दिया गया है, क्रमांक क्या भरना है, तो यहाँ पे क्रमांक, और यहाँ पे अपनी डेट, और यहाँ पे वो संलग्न संख्या, और अपना फाइल है वो देनी है। तो यहाँ पे 19 नंबर पॉइंट के बाद अपन देखते हैं 20 नंबर क्या है। धोखाधड़ी वाला मैंने बता दिया। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, आपको जैसे आपने किसी भर्ती के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र, जैसे आपका विडो हो गया, डाइवोर्स हो गया, पीएच हो गया, यानी किसी भर्ती के लिए आप विशेष कैटेगरी से दे रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। 22 नंबर है, आपको आरएनसी का अलग से कॉलम दिया गया है, पहले नहीं था जीएनएम में, दिक्कत आई थी बहुत लोगों को, तो ये अब की बार सोल्व किया जा सकता है। अन्य प्रमाण पत्र, यानी आपके पास और कोई अन्य प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पे अलग से डाल सकते हैं, ओके। तो ये चीजें थी, इतना था, ये थोड़ा लंबा था, बताना जरूरी था। अब अपन चलेंगे वापस अपने उन्हीं स्क्रीनशॉट पे, तो चलिए चलते हैं। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र वाले दो आपको पता है क्यों दे रखे हैं, क्योंकि ये जो पहले इन्होंने बनाया था जीएनएम के लिए, तो यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र का इन्होंने बॉक्स दिया था, पर यहाँ पे उन्होंने ना गजेटेड का बॉक्स दिया ना अंतिम का बॉक्स दिया। तो यहाँ पे सीधा चरित्र प्रमाण पत्र दे रखा था, लेकिन अब की बार क्या किया, इन्होंने दो बॉक्स अलग से दे दिए और ये ऐसे ही पड़ा रहने दिया सेम का सेम। तो आपके पास जो कॉलेज वाला है वो आप दोनों जगह पर देना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट तक तो हो गए सारी चीज। तो ये ऐसा सीन था उसका जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, पूरा ऐसे दिखेगा वो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट और संलग्न संख्या जारी दिनांक सब कुछ बता दिया मैंने, उसको पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, वो है, चलिए चेक करते हैं। ये यहाँ तक हमने भर दिया। अटेस्टेशन फॉर्म, लास्ट पॉइंट यही है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो इसे भरेंगे, कैसे भरना है वो चेक करते हैं। तो आप बोलेंगे अटेस्टेशन फॉर्म तो हमने ऑफलाइन भी भरा था, तो वो हम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में दे चुके। अब बात आती है अपनी जो है अटेस्टेशन फॉर्म की ऑनलाइन की। चलिए देखते हैं। परमानेंट एड्रेस वगैरह आपको वही भरने हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस है। इसमें वही बात है, एड्रेस ही 3-4 बार भरवाएगा यार। फिर आपका आता है रेजिडेंशियल एड्रेस, भर देना। फिर आता है आपका फादर मदर, जो आपकी डिटेल्स देनी होती है, जैसे उनका नाम और नेशनलिटी और अपना प्लेस ऑफ बर्थ है और उनका धंधा क्या है, ऑक्यूपेशन पूछा है, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है, ये चीज़ पूछिए। ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें, आपके घर में जितने मेंबर हैं उनकी आप डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे फादर मदर भाई बहन वाइफ सबका दिया गया है इस पॉइंट। तो वो चीज़ें आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आता है, वो क्या है देखते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो यदि कहीं बाहर कंट्री में पढ़ रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी। आप दे सकते हैं जो भी है, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा। आपको यहाँ पे ये जो अगला पॉइंट है ओवन डिटेल वाला, ये मेन पॉइंट है। तो आपको यहाँ पे जो आधार आईडी पूछे तो आपको यहाँ पे आधार के नंबर देने हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी देनी है, जैसे नेशनलिटी अपनी नागरिकता इंडियन है तो इंडियन भर देना। और यहाँ पे जो अपना है डेट ऑफ बर्थ पूछा है आपकी, एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन 10वीं तक की एज आपको यहाँ पे भरनी होगी। और एज एड एडवर्टाइजमेंट नॉर्म, जो आपकी टोटल एज है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो ये था एज का मैटर, जो आपका ऑफलाइन में आपने भरा था ना, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म वही सेम है आपका। ओके, तो वही चीज़ है, वैसे ही भरना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और वही चीज़ है यार। आपका जन्म स्थान पूछा है, फिर आपकी मूल निवास पूछा है, जैसे आप राजस्थान से, स्टेट कौन सा है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट स्टेट पूछा है, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। रिलीजियन आपका हिंदू है, किसी का जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम भर देना। फिर आपका पूछा है कि आप जो है SC ST से हैं, तो आप ये आपको सिलेक्ट वन पे क्लिक करके यस या नो पे क्लिक करना होगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट है वही, कि आपने 15 साल के बाद क्या किया है, सेम अटेस्टेशन वाला यहाँ पे फिलअप करना है आपको जो आपने कर रखा है। सेम वही पॉइंट है, अलग कुछ नहीं है। जैसे स्कूल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, पिन कोड आ गए, फिर डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग, एग्जामिनेशन पास्ट। ये डेट ऑफ एंट्रिंग और लिविंग है, इसमें लोग बोलते हैं कि सर डेट क्या लिखनी है। देखो यार, आपने 2018 में जैसे 12वीं कर ली मान लीजिए, तो आप उसमें एडजस्टमेंट कब लिया होगा आपने, 2017 में। तो आपको उसमें मंथ या डेट दर्शाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 17 से 18, बस बात खत्म। अब आता है कि आपने यदि कहीं, अगला क्या है कि आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, यानी आपने कहीं सेंट्रल या जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है उनके यहाँ अगर जैसे काम किया है तो उसकी आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। तो वो चीज़ भरनी है, बाकी यहाँ पे नल रहने देंगे। ये जो पेज है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना भाई, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा है यहाँ पे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हो। तो अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो ये वहां तक क्रिमिनल रिकॉर्ड तक ही था इतना पोर्शन। एक सेकंड रुकना यार। तो ये जो यहाँ तक पोर्शन था वो क्रिमिनल रिकॉर्ड तक था। अब आता है यहाँ पे आपका जो 2 पर्सन हमने दिए थे अटेस्टेशन फॉर्म में, उन्हीं दो के नाम यहाँ पे आएंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो थे, दोनों के नाम आ जाएंगे। तो भाई ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया, अटेस्टेशन नहीं मतलब पूरा स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारी दी है भाई। अब आपको एक ही काम करना है, सारे फॉर्मेट मिलेंगे टेलीग्राम में, अलग अलग मुझसे मत मांगा करो यार, क्योंकि मैं पहले टेलीग्राम में जाता हूँ, वहाँ से एक PDF उठाता हूँ, फिर वो आपको भेजता हूँ, आपके नंबर सेव करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम है यार। तो ऐसे एक एक मत मांगा करो, टेलीग्राम डाउनलोड कर लिया करो। कोई बोलता है मेरे पास टेलीग्राम है नहीं, तो भाई वो आपकी हड़क है, मेरे उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं भेजूंगा ही नहीं। हाँ, आप लोग जिद करोगे कि बोलोगे सर मैं किसी भी हाल में चला ही नहीं सकता टेलीग्राम, तो भेजना ही पड़ेगा मुझे, तो मैं भेज दूंगा। पर आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, इतने रिस्पॉन्सिबल बनो कि आप उसको
आपकी भर्ती का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है, तो आपको टेलीग्राम अगर डाउनलोड भी करना पड़े तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, कर लो, फिर काट देना। अगर इतनी प्रॉब्लम है टेलीग्राम से तो काट देना बाद में, पर एक बार यूज में ले रहे हो ले लो। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और वहां से पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करके जाना वो मत भूल जाना। इतनी मतलब इतने बकवास की है 40 मिनट, अब बकवास मानो आपका पूरा फॉर्म भरवा दिया यार। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते जाना।